हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप जुड़ चुके हो मेरे चैनल साइलाइट कोच पर। ये मेरा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ था, किन किन ऑथर्स का, किन किन रिसर्चर्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, उनकी दी हुई थ्योरीज को कैसे एक्सेप्ट किया गया था और किन किन थ्योरीज को किस तरीके से ड्रॉप किया गया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कि किस किस नेचर की साइकोलॉजी के अंदर मेटाफिजिकल नेचर की एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से उन थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं और किस तरीके के होते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है साइकोलॉजी का, कब साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट एकेडमी बनकर के सामने आई, ठीक है। और साइकोलॉजी के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो वर्ड है साइकोलॉजी वो कहाँ से आया, और साइकोलॉजी के इंडिपेंडेंट एकेडमी बन जाने के बाद उसकी सबसे पहले लैबोरेटरी कहाँ पर लगाई गई। और ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजी साइंस के साथ कैसे फिट होती है, या साइंस का बेसिक क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको साइंस का सब्जेक्ट बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि साइंस के अंदर हम लोग एक बेसिक हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग रिसर्च डेवलप करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर क्या वो चीजें हैं, प्रेजेंट हैं, जो कि एक साइंस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। तो भैया सबसे पहले 1870s तक अगर आप देखोगे तो 1870s तक बहुत ज्यादा साइकोलॉजी को नहीं प्रायोरिटी मिल रही थी, या लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं था। बट 1870s के बाद आने के बाद बहुत लोगों का साइकोलॉजी की जब बिहेवियरिज्म के साथ थ्योरी सामने आई और एक्सेप्ट की गई, तो ये देखा गया कि लोगों का इंटरेस्ट अब बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। उसी के बाद जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल टर्म्स थी उनको समझा गया वन बाय वन, और उनके ऊपर रिसर्च की गई विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। ओके, सो फर्स्टली देख लेते हैं द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। द फर्स्ट वन इज साइकिक एंड द सेकेंड वन इज लोगो। तो साइकी का मीन्स होता है सोल या ब्रीथ, या फिर और लोगोस का मीन्स होता है नॉलेज और स्टडी। इट मीन्स स्टडी और इन्वेस्टिगेशन अबाउट समथिंग और ऑफ समथिंग, ध्यान रखिएगा। और साइकोलॉजी के अंदर भी हम रिसर्च करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती है, उसकी एक मेटाफिजिकल नेचर है। और साइंस का भी भैया बेसिक रिक्वायरमेंट यही कहता है कि सबसे पहले वो प्रेजेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए जिसको हम फील कर सकें और फिजिकली हम उसको महसूस कर सकें। ध्यान रखिएगा। तो वही सारी चीजें साइकोलॉजी में भी होती है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, मटेरियल है, और हमारे माइंडसेट या हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है या हम बिहेव कर रहे होते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे मेंटल प्रोसेस को बता रहा होता है, जिसकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि आपका माइंडसेट इस तरीके का है या इस तरीके की मेंटल रिटार्डेशन है, और इसमें इस तरीके के बिहेवियर को अगर कन्वर्ट किया जाए तो आपकी मेंटल रिटार्डेशन को कहीं ना कहीं रिपेयर किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी में। तो इट मींस ऑब्जर्वेबल है, बिहेवियर है और मेटाफिजिकल नेचर है। तो साइंस की बेसिक रिक्वायरमेंट भी यही है कि ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि जो साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट एकेडमी बनकर के आई, वो 1879 में बनकर के आई। उसको इंडिपेंडेंटली परमिशन मिली और उसके ऊपर रिसर्च लोगों ने बहुत एग्रेसिवली शुरू करी, और बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज दी बिहेवियर के साथ जोड़ करके, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा था। जितने भी ऑथर्स थे या रिसर्चर्स थे, उन सब ने जितनी भी डेफिनेशन दी थी, कॉग्निटिव प्रोसेस, माइंड, इन सबको कहीं ना कहीं बिहेवियर के साथ जोड़ करके उन लोगों ने डेफिनेशन प्रोवाइड कराई थी। ओके, तो इन सब में सबसे आगे जो रहे वो जर्मन प्रोफेसर थे विल्हेम वुंट। भैया इन्होंने फर्स्ट लैबोरेटरी जर्मनी में लगाई थी, लिप्जिग के अंदर, और ये मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक मेडिकल डॉक्टर थे और इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी थी, जो कि जनरल फिजिशियंस के साथ रह करके इन्होंने रिसर्च करी थी, और साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिए थे। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 1879 में क्या हुआ था, साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी एक फाइनली
पूरी तरीके से एक यूनिक फील्ड बन करके लोगों के सामने आई थी और एक सब्जेक्ट की तरह लोगों ने उसे समझना शुरू किया था। वहीं पर वुंत ने ये बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड विच इज रेफर टू इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंस, द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपीरियंस सच एज सेंसेशन, थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस। तो उनका कहना यही था कि हमारा जो माइंड है वो हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जनरेट होता है, और जितना भी हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कि सेंसेशन हो गया, थॉट हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड के साथ कनेक्ट होता है और हमारे बिहेवियर में शो हो रहा होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो उनकी जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने बिहेवियरिज्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और बाकी चीजों को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, और कितने मेथड उन्होंने यूज किए वो सारी चीजें भी हम लोग उसके अंदर देखते रहेंगे वन बाय वन। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने साइंस के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि बिहेवियर एक मेटाफिजिकल नेचर है और उसको हम लोग फिजिकली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी नॉलेज गैदर की गई, वो ऑब्जर्वेशन की मदद से की गई, और बहुत सारे मेजरिंग इवेंट्स उन लोगों ने कंडक्ट किए, और उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से बिहेवियर के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पर मदद मिलेगी इंसान के माइंड को, या ह्यूमन या एनिमल दोनों के माइंडसेट को समझने में। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने जैसा कि बताया कि हमारा बिहेवियर जैसा आज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा थॉट प्रोसेस मेन क्या होता है, कैरेक्टर होता है। हम जैसा सोच रहे होते हैं, हम जिस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और हमारा जो फंक्शन होता है बॉडी का वो उसी तरीके से वर्क करता है। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, और साइंस भी क्या कहता है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज, और द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। और साइकोलॉजी के अंदर भी हम लोग बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, तो वहीं पर बोला गया द सोल एम ऑफ साइंस इज क्लासिफाई, अंडरस्टैंड एंड यूनिफाई द ऑब्जेक्ट एंड फेनोमेना ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। जो साइंस है उसका एम यही था कि हम लोग सोल को क्लासिफाई कर सकें ऑब्जेक्टिव्स के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे कि मटेरियल वर्ल्ड के साथ, कि सोल हमारी कैसे जुड़ सकती है, हमारे बिहेवियर के साथ जुड़ सकती है। हमारा बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग किसी भी डायमेंशन के साथ मैच कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारा माइंडसेट हो या हमारी सोल हो या हमारा कॉन्शियसनेस हो। ओके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। अब मेन क्या होता है कि साइंस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और हम लोग साइकोलॉजी के अंदर उन मेथड्स को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। तो जो साइंस की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले यही बोलता है कि साइंस एक एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना कि आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट पर रिसर्च नहीं होती है, प्रॉपर आप एक सिस्टम यूज करते हैं, आप अपने प्रॉपर रूल्स बनाते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, और उसमें होने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एक रिसर्च डिजाइन करने में, उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक मटेरियल सब्जेक्ट होना जिसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट करने वाले हो। और दूसरी चीज क्या होती है, साइंस कहती है सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होने चाहिए कि आपने कुछ भी कहा और वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए। डेटा कलेक्शन सबसे प्राइमरी होता है। आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, किस तरीके की रिसर्च करने जा रहे हो, उसके लिए कौन कौन से लोगों की या किस किस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और उससे मेन कि ये रिसर्च कितने लंबे समय तक चलने वाली है। तो डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि डेटा के साथ साथ हमारे सिस्टमैटिक एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वही सारी चीजें हम लोगों को हेल्प करती है एक सिस्टमेटाइज्ड रिसर्च कंडक्ट करने में।
ओके, तो ये साइंस का बेसिक क्राइटेरिया रहता है और उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। फिर वहीं पर वो बोलता है कि हम साइंस के लिए कुछ मेजरमेंट्स यूज करते हैं। मेजरमेंट्स फॉर एग्जांपल डिफाइन एज अ असाइनमेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। जो हमारा रूल हम लोगों ने बनाया है उसमें किस समय में किस जगह पर किस तरीके का मेजरमेंट यूज किया जाएगा या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए या एक प्रॉपर एक रिसर्च टॉपिक पर या उसकी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए। ओके, और दूसरी चीज ये होती है कि एक डेफिनेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन फॉर एग्जांपल क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नॉन एसेंशियल चीजों को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। वो रिसर्च से जुड़ा होना चाहिए। हमेशा आप रिसर्च के अंदर एसेंशियल चीजों को ही यूज करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी मशीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसमें एनिमल को इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। और जब वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा तो आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ओके, वहीं पर फिर वो बोल रहे हैं कि जितनी भी मेजरमेंट होने चाहिए उनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उनकी, और उनको बार बार क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव्स को भी हम लोग समझ पाए या देख पाए। सेम ऐसा ही साइकोलॉजी में भी होता है। एक रिसर्च जब होती है तो उसको कई सारे एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में रख करके उसको समझा जाता है और उसके आने वाले ऑल्टरनेटिव्स को और उसके आने वाले कंक्लूजन्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और हम लोग ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जब कोई मेंटल रिटार्डेशन होती है तो उसको इन्वायरमेंटल चेंजेस की मदद से हम लोग कैसे हील या रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपीज, जिसमें इन्वायरमेंटल बहुत प्राइमरी रहता है। और इन्वायरमेंटल के अंदर हम लोग उसका सोशियो कल्चर भी देखते हैं, उसका फैमिली भी देखते हैं और इवन उसका रिलेशनशिप या उसके पर्सनल उसके जो एथिकल वैल्यूज होती हैं उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देते हैं समझने के लिए किसी भी मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। ओके, दूसरी चीज होती है साइंस के लिए या रिसर्च के लिए हम लोग प्रॉपर लैबोरेटरी सेट करते हैं। हमारी टेस्टिंग होती है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं और क्या होता है, हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। सेम ऐसे ही हम लोग साइकोलॉजी में भी क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा विल्हेम वुंट ने सबसे पहले लैबोरेटरी सेटअप की जो कि लिप्जिंग में और जर्मनी में उन्होंने सेटअप किया। और उन्होंने यही देखा कि लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनके साथ उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा डेटा कलेक्शन किया उन्होंने उसके ऊपर। और ये भी देखा, उनके 1 बाय 1 इंटरव्यू लिए, जैसे कि 1-on-1 इंटरव्यू हुए, ठीक है, जिसमें कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, फिर इंडिविजुअल टू ग्रुप होता है, फिर ग्रुप टू ग्रुप होता है, ग्रुप टू इंडिविजुअल होता है। तो वो सारी चीजें हमारी धीरे धीरे आगे आएंगी जिसमें कि हम लोग साइकोलॉजिकल रिसर्च में फिट करेंगे। ओके, तो जितने भी आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी के जो कि लेबोरेटरीज के अंदर वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और उससे जुड़े जितने भी थेरेपीज होती हैं या जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आज के टाइम पर जितनी भी मेंटल कंडीशंस इंक्रीज हो रही हैं उनको कम से कम किया जाए। आफ्टर कोरोना आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि बहुत सारे लोगों को मेंटल रिटार्डेशन हो गई है, लाइक उन लोगों को स्ट्रेस होने लग गया है, ठीक है, डिप्रेशन होने लगा है और बहुत तरीके की ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई है। तो उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है और उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए गए हैं और बहुत सारे जितनी भी रिसर्च है उनको पब्लिश करके लोगों के बीच में सर्कुलेट किया है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उनकी ठीक हो भी रही है। तो वो सारी चीजें कैसे हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग प्रायोरिटी दे करके, या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि हम लोग एक प्रॉपर लेबोरेटरी सेट करें और उसके हिसाब से लोगों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करें जितने भी अफेक्टेड लोग हैं। ओके, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, साइंस क्या काम करती है, साइंस इन्वेस्टिगेट करती है उन चीजों की जो कि इंसान के आसपास घूम रही है, ठीक है, या जिससे इंसान का डायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे कि हम कह सकते हैं उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बट साइकोलॉजी के अंदर हम उसी इंसान को एग्जामिन करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छी लाइन है, whereas other science investigate things around man but psychology study man himself।
ओके, तो साइकोलॉजी इंसान को ही एग्जामिन कर रही है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट 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 काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड। ओके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर हम लोग देख लेते हैं कि साइकोलॉजी को हम लोग क्या आर्ट के साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। फिर वही चीज है, देखिए कि जब हम लोग कोई रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी मदद से हम लोगों के माइंडसेट को समझने में हमें मदद मिलती है और उनसे जुड़ी मेंटल रिटार्डेशन को भी हम लोगों को हील करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को गाइड कर पाते हैं। तो ये एक स्किल भी बन जाता है, जैसे कि थेरेपी हो गया, थेरेपी भी एक स्किल है, नॉलेज के साथ साथ एक स्किल है जो कि आप प्रोवाइड करा रहे हैं और लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो हम उसको आर्ट के क्राइटेरिया में भी रख सकते हैं और फिलॉसफी के साथ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली होंगी। तो वहीं पर अगर आर्ट की बात कर लेते हैं साइकोलॉजी में, तो आर्ट के हिसाब से क्या कहता है, स्किल्स विच इज एक्वायर्ड बाय स्टडी, ओके, प्रैक्टिस एंड स्पेशल एक्सपीरियंस। तो वो आर्ट के क्राइटेरिया में आ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम लोग आर्ट के साथ जोड़ करके साइकोलॉजी में बताने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर ये बोलता है जो प्रिंसिपल लॉज होते हैं साइकोलॉजी के, वो कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और बिहेवियरल ट्रीटमेंट हम लोग यूज करते हैं, इमोशनल सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गया, और भी बहुत सारी मेंटल रिस्ट्रक्चरल हमारे पास थेरेपीज होती हैं जिसकी मदद से हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या मेंटल रिटार्डेशन को हम लोग रिपेयर कर पाते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो इसे भी कह सकते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन आर्ट, ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीजें थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारा साइंस का पोर्शन भी है और साइकोलॉजी को हम लोग आर्ट के पोर्शन में भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। फिलॉसफी तो था ही, देखिए फिलॉसफी बेसिकली रहेगा ही। क्यों रहेगा फिलॉसफी? इसलिए रहेगा क्योंकि फिलॉसफी किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें हम लोग सोचना शुरू करते हैं और उसके बारे में बताना शुरू करते हैं और हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि हम एक डिजाइन स्ट्रक्चर करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तो वो एक अलग चीज है थोड़ा सा, तो उसमें हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारा साइंस भी है और हमारा आर्ट भी है। साइंस हमारा इसलिए है क्योंकि हम उसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लैबोरेटरीज हम सेट करते हैं और उसके अंदर हम लोग एबनॉर्मलिटीज को भी हम लोग डील करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग मेंटल रिटार्डेशन को पूरी तरीके से एब्सेंट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है और वो हमारे साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, समझी, और यही हम लोग देखते देखते आगे हम लोग साइकोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स होंगे, इन्हीं सारे क्राइटेरिया को हम लोग ध्यान में रख करके आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा लेक्चर। आप देख रहे थे साइलाइट कोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है गौरव।